एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम फार्माकोविजिलेंस की बात करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था जो कि था क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी ड्रग मार्केट में रिलीज़ होने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, यानी उसको ह्यूमन में टेस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो ह्यूमन यूज़ के लिए सही है कि नहीं है, सेफ़ है कि इफ़ेक्टिव है। ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। बट यहाँ पे देखो, आप खुद सोचो, यहाँ पे सैम्पल साइज़ कितना था। ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन में भी हम थाउजेंड्स तक पहुँच जाएंगे, लैक्स तक पहुँच जाएंगे। बट जब पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है, यानी जब फेज़ 4 ट्रायल शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट में रिलीज़ होने के बाद, यानी लार्ज पॉपुलेशन में जाने के बाद, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जाने के बाद और लंबे टाइम तक यूज़ होने के बाद भी ड्रग्स क्या शो कर सकती है, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग के, या फिर कुछ ADRs हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हमें बाद में पता चले। तो बस यही एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स जो हैं, इनको जब हम स्टडी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, असेस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। देखो, एज पर WHO, यानी WHO की बात करें तो जो साइंस एंड एक्टिविटीज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, और कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, उनको असेस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और लास्ट हमारा एम क्या होगा कि हम उनको प्रिवेंट करेंगे। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसका जो टर्म है वो है फार्माकोविजिलेंस। अब आप सोचो कि भाई ये फार्माकोविजिलेंस करने की हमको क्या ज़रूरत पड़ रही है, या क्या इससे हमको फ़ायदा मिलेगा फार्माकोविजिलेंस से। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें फार्माकोविजिलेंस की, तो ये क्या करता है, सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको किसी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पता चलेंगे तो हम उसमें या तो मॉडिफिकेशन कर देंगे या फिर उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो पेशेंट केयर है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल प्रिस्क्राइबिंग देखा था, तो अगर हमको ADRs पता होंगे तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन भी प्रमोट होगा। साथ में ड्रग यूज़ के लिए रेगुलेशंस डेवलप हो पाएंगे कि अगर मान लो ADR एक पर्टिकुलर डोज पे आ रहा है, एक रेगुलेशन हम डेवलप कर सकते हैं कि भाई इस डोज से ज़्यादा आपको डोज प्रिस्क्राइब नहीं करना है, इस पर्टिकुलर रेंज में आप ये ड्रग का डोज दे सकते हो। साथ में अपन क्या कर पाएंगे, जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हम इनके बारे में एजुकेट कर पाएंगे। ये तो क्या हो गया, फार्माकोविजिलेंस का एम हो गया। अब कैसे करेंगे ये फार्माकोविजिलेंस, तो अब अपन ये देखते हैं कि भाई फार्माकोविजिलेंस करते कैसे, या फिर इनमें क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, ADR को हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा या फिर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अपन ADR कैसे पता करेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे। सबसे पहला हमने जो अभी देखा था कि फेज़ 4 जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो आगे जाकर, तो क्या होता है, डॉक्टर्स भी वॉलंटरीली इस चीज़ को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी रिपोर्ट आ रही है ADR की तो डॉक्टर्स के पास ही आएगी, क्योंकि पेशेंट ही लेके आएगा कोई ना कोई ADR। तो लॉन्ग टर्म यूज़ में, और स्पेशली अगर वो ड्रग किसी डॉक्टर की P ड्रग है, तो P ड्रग के लिए स्पेसिफिकली अगर अपन देखें तो वो ADR बहुत अच्छे से जज कर सकता है, बहुत अच्छे से पता कर सकता है। अगर कोई ड्रग ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज कर रही है या एडवर्स रिएक्शंस कॉज कर रही है, तो उसको फिर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग से भी हम ADR को मॉनिटर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, सबसे पहले हमने ADR को मॉनिटर करा। अब अपन क्या करेंगे, जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको हमको आगे भेजना पड़ेगा, यानी ADR डेटा को हम डिसेमिनेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं कि भाई ड्रग अलर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, कुछ मेडिकल लेटर्स लिख सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एडवाइजरीज भेजते हैं फार्मास्यूटिकल्स को कि भाई आपकी ये वाली ड्रग में दिक्कत है, तो प्लीज़ आप इसको लेके एक्शन लो। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, ADR डेटा जो है वो फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंच गया या आगे पहुंच गया। फिर क्या होगा कि जो मेडिसिन थी उसकी लेबलिंग चेंज होती है। मतलब पहले अगर मान लो उसकी लेबलिंग जो भी थी, अब क्या करेंगे कि जो भी वार्निंग है या फिर कोई प्रिकॉशन है उस ड्रग का, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो सब चीज़ें इस लेबलिंग में ऐड कर दी जाएंगी। आपने देखा होगा कभी कभी एक दवाई होती है, उस पर वार्निंग साइन इशू हो रखा होता है, या फिर वो कभी कभी ये होता है कि उसमें लिखा होता है कि भाई ये दवाई हमको प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। तो ये क्या है, एक तरीके की वार्निंग है या प्रिकॉशन है कि भाई प्रेगनेंसी में आपको ये दवाई नहीं देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये क्या बात हो गई सारी की सारी कि भाई फार्माकोविजिलेंस में क्या एक्टिविटीज़ हमारी आ जाती हैं, कैसे हम ADR मॉनिटर करते हैं, फिर ADR डेटा को डिसेमिनेट करते हैं, और फिर मेडिसिन की जो लेबलिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमने फार्माकोविजिलेंस की तो सारी बात कर ली है ना। फार्माकोविजिलेंस मेनली किस चीज़ के लिए है, ADR के लिए, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अब ये अगर मेरे को ADR रिपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं, अब अपन वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले रिपोर्ट क्या करना है, व्हाट टू रिपोर्ट।
ठीक है। अगर कोई भी सस्पेक्टेड एडीआर है किसी भी मेडिकेशन को लेकर या किसी वैक्सीन को लेकर, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, कुछ भी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप सीधा जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई मैं कर सकती हूँ या कि कोई एक डॉक्टर ही कर सकता है। देखो, हु कैन रिपोर्ट में क्या आता है कि भाई कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको रिपोर्ट कर सकता है, जैसे डॉक्टर या नर्सेस कर सकती हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट है उनके रिलेटिव्स भी कर सकते हैं, या पेशेंट खुद जाके कोई सस्पेक्टेड एडीआर को रिपोर्ट कर सकता है। यानी कोई भी जाके रिपोर्ट कर सकता है, या तो डॉक्टर जो वो ड्रग दे रहा है वो रिपोर्ट कर सकता है, या फिर जो पेशेंट है जिसने वो ड्रग ली है वो भी जाके रिपोर्टिंग कर सकता है। अब मान लो कोई ड्रग जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, तो उसको कैसे असेस करेंगे कि ये वाकई जो एडीआर है या जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो इसी ड्रग का है कि नहीं है। इस चीज़ को कैसे असेस किया जाएगा? तो देखो, जो एक्सपोजर है ड्रग का और जो एडवर्स इवेंट का अकरेंस है, यानी जब ड्रग ली गई थी, पेशेंट एक्सपोज हुआ था और एडवर्स इफेक्ट जब प्रोड्यूस हुआ था, इन दोनों के बीच में अपन क्या स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि भाई ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को असेस करने के लिए हमारे पास दो स्केल्स आते हैं। एक तो नारंजो स्केल आता है और एक WHO स्केल आता है, जिसके बेसिस पर हम ये सारी चीज़ असेस कर लेते हैं। ठीक है। अब ये असेस हो, अब हमने ये देख लिया कि ये रिलेशनशिप असेस कैसे होगी, बट अब ये असेस कौन करेगा? ये नेक्स्ट सवाल आना चाहिए कि भाई कौन देखेगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो रिलेशनशिप है वो ड्रग से है कि नहीं है। तो इसके लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए। तो देखो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेस, फार्मासिस्ट्स और पेशेंट्स, ये हमने देखा कि रिपोर्ट कर सकते हैं। अब कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं? तो या तो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स, AMCs होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकते हो, जो ऑनलाइन ये सारा डेटा किसको भेज देते हैं? नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर NCC गाजियाबाद में भेज देते हैं। या फिर अगर आप मान लो पेशेंट हो, है ना, पेशेंट हो या पेशेंट के रिलेटिव हो, तो मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल के थ्रू आप ये नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर NCC गाजियाबाद में रिपोर्ट कर सकते हो। अब क्या होता है कि ये जो गाजियाबाद का सेंटर है, ये फर्दर ये डेटा अपना फॉरवर्ड करता है या तो उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में, जो कि ग्लोबल मॉनिटरिंग सेंटर है ADR का, या फिर CDSCO को देता है, जो क्या करता है? वो डिसीजन लेगा। भाई कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली बॉडी चाहिए ना, कि अगर मान लो एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाकई किसी ड्रग का उससे रिलेशन निकल जाता है, तो फिर आगे क्या करना है? तो उसके लिए डिसीजन जो है वो कौन लेता है? CDSCO लेता है। सेफ यूज ऑफ ड्रग्स के रिलेशन में जो भी अपन को डिसीजन चाहिए होता है, जैसे कोई ड्रग मुझे अगर बैन करनी है या फिर ड्रग लेबल पे अगर वार्निंग डालनी है, तो ये सब चीजें CDSCO लेगा। ये सारी किसकी बात हो गई? फार्माकोविजिलेंस। और उसके अंडर में फिर अगर हमको ADR रिपोर्ट कैसे करना है, कौन कर सकता है, असेस कैसे होता है और आगे डिसीजन कौन सी बॉडीज लेती हैं, वो सारी हमने बात कर ली। देखो, अब इन्हीं ADRs में क्या होता है? ADR एक तरह का नहीं होता, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक तरह का नहीं होता। बहुत सारे तरीके के ADRs हो सकते हैं, कुछ माइनर हो सकते हैं, कुछ मेजर हो सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे आगे क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं। बट इतना सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या पढ़ना है? इन ADRs में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, ये आपको पढ़नी है क्योंकि इसके ऊपर आपका वेरी शॉर्ट नोट जो है बन सकता है। इवन फार्माकोविजिलेंस पे भी आपके पास एग्जाम में सवाल आ सकता है। सबसे पहले टेराटोजेनिसिटी है क्या? एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो टेराटोजेनिसिटी होता क्या है? क्या होता है? इट रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल एब्नॉर्मलिटीज। यानी टेराटोजेनिसिटी में क्या हो रहा है? फीटल एब्नॉर्मलिटीज हो रही हैं जब अपन कोई ड्रग को क्या करते हैं? प्रेग्नेंट मदर को दे रहे हैं। भाई फीटस किस में है? आप खुद सोचो, फीटस प्रेग्नेंट वुमन में ही होगा ना। तो जब हम कोई पर्टिकुलर ड्रग प्रेग्नेंट वुमन को दे रहे हैं और उसकी वजह से अगर फीटस में किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी आ रही है, तो इस चीज को, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? टेराटोजेनिसिटी कहा जाता है। फीटस हमको पता है कैसा होता है? बहुत रैपिडली डेवलप करता है। तो मान लो अगर कोई ड्रग अपन मम्मी को या फिर मदर को एडमिनिस्टर कर रही है, उससे क्या होगा कि ये ड्रग क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, मोस्टली काफी ड्रग्स प्लेसेंटा को कुछ हद तक क्रॉस करती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना क्रॉस कर रही हैं, कि वो अपना इफेक्ट अगर फीटस पे प्रोड्यूस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, ग्रेटर या लेसर एक्सटेंट तक, कुछ हद तक ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो वो कहीं ना कहीं फीटस पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे अब इस फीटस पे अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कब प्रोड्यूस हो रहा है? जैसे सबसे पहले अगर अपन देखें, अर्ली प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेज हो गया प्रेगनेंसी का, इस टाइम पे अबॉर्शन कॉज कर सकती है कुछ ड्रग्स।
कितनी बार पता भी नहीं चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी, सीधा अबॉर्शन हो जाता है, तो पता ही नहीं है फीमेल को कभी कि वो प्रेग्नेंट हुई भी थी। क्यों? क्योंकि सर्टेन ड्रग्स की वजह से ये चीज हो सकती है। मान लो वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन सर्वाइव कर जाती है, यानी इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। अगर इस स्टेज पे कोई ड्रग आके इफेक्ट करती है फीटस को, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऑर्गन्स डेवलप होने में दिक्कत होगी, यानी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हमको इसमें देखने को मिलेंगी। मान लो ऑर्गन्स भी डेवलप हो गए, आगे फीटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है, अगर वो चीज अफेक्ट हो जाती है, यानी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर फीटस का अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या आएंगी, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज आएंगी या फिर फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ड्रग जो है वो फीटस के किन स्टेजेस में उसको इफेक्ट कर सकती है। अब ये टाइप ऑफ मैल फॉर्मेशन कि भाई डेवलपमेंटल है कि फंक्शनल है कि स्ट्रक्चरल है कि अबॉर्शन हो रहा है, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि भाई कौन सी ड्रग थी, पहली चीज तो इस पे, और किस स्टेज पे एक्सपोजर हुआ है। ये अपन ने देख लिया कि हर स्टेज पे अलग अलग मैलफॉर्मेशंस हमको देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि मैटरनल सर्कुलेशन में रहेंगी ये ड्रग्स, है ना, तो मैटरनल सर्कुलेशन में ड्रग्स कितने टाइम के लिए रह रही हैं और उनका ब्लड में लेवल कितना है, ये दो चीज क्या डिटरमाइन करेगी कि फीटस का उस ड्रग को लेकर एक्सपोजर कितना है, और ये इन टर्न क्या डिटरमाइन करेगा कि भाई फीटस पे इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर मैलफॉर्मेशंस जो है वो किस तरह की हो रही हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी में रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जो हमको पता है कि सेफ ड्रग्स है वही हमको प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी तरह का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास टेराटोजेनिक ड्रग्स की। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है अपने पास थैलिडोमाइड। ठीक है, टेराटोजेनिक यानी टी से आपको याद रखना है थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन और एंटीथायराइड ड्रग्स हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाती है। थैलिडोमाइड क्यों एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थैलिडोमाइड को मॉर्निंग सिकनेस के लिए और नोजिया के लिए अपन दिया करते थे। बहुत पहले की बात है, थैलिडोमाइड को यूज किया जाता था मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया को ट्रीट करने के लिए। बट फिर देखा गया कि जिनको भी हम थैलिडोमाइड दे रहे थे उनको फोकोमीलिया मतलब सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, वो चीज हमको देखने को मिली थी, लिम्ब में डिफेक्ट्स देखने को मिले थे। इसलिए थैलिडोमाइड को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। अब थैलिडोमाइड को रीइंट्रोड्यूस करा गया है, बट ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन्स जैसे हैं वो भी टेराटोजेनिक हैं। क्यों? क्योंकि ये येलोइश डिस्कलरेशन टीथ का प्रोड्यूस कर सकती है। साथ में एंटीथायराइड ड्रग्स जो हैं उनकी वजह से फीटल गॉइटर हमको देखने को मिल सकता है। यानी ये जो ड्रग्स हैं, जो टेराटोजेनिक ड्रग्स हैं, वो प्रेगनेंसी में कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब देखो इनका क्या है, ये जो टेराटोजेनिक ड्रग्स हैं इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसने डिवाइड किया था इन टेराटोजेनिक ड्रग्स को कुछ कैटेगरीज में। किसके ऊपर बेस्ड थी ये कैटेगरीज? रिस्क ऑफ द ड्रग टू कॉज बर्थ डिफेक्ट्स। कितनी रिस्क है उस ड्रग की बर्थ डिफेक्ट्स के लिए, उस बेसिस पे टोटल 5 कैटेगरीज थी, A, B, C, D और X। ठीक है, जैसे जैसे हम A से X की तरफ जाते हैं, जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है ड्रग की कि वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है। यानी A सबसे सेफ ड्रग है और X वाली जो है वो पूरी तरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पर अब ये कैटेगराइजेशन जो है ये आउटडेट हो चुका है और इसको रिप्लेस करने के लिए एक हमारे पास नया लेबलिंग रूल आ गया है, दैट इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन लेबलिंग रूल। ठीक है, ये सारी बात किसकी हो गई? टेराटोजेनिसिटी की, कि टेराटोजेनिसिटी क्या होती है, क्या एग्जांपल्स है हमारे पास, और उसको अपन ने कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.